नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेशन को करते हैं और वहीं हमारे इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थियरी पढ़ाई जा रही है, क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है, तब तक सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। या यूं कहें कि अगर एक बार ढंग से आप थियरी कंप्लीट कर लेते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सही होने लगते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे थियरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मेरी खुद की हैंड राइटिंग का कंप्लीट फुल नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन रहता है कि सर हमारे पास इकोनॉमिक्स के नोट्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इकोनॉमिक्स के नोट्स तो हैं, लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होता है टेस्ट सीरीज, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। जब टेस्ट आप देते हैं तो आपको बात समझ में आती है कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें आप सुधार करते हैं, फिर अगला टेस्ट देते हैं, जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बेहतर होती है। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी कराई जा रही है। अगर कोर्स की बात करें तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिलता है। इट मीन्स केवल और केवल वन टाइम आपको फीस सबमिट करनी होगी। वर्तमान एग्जाम में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आप चाहें किसी और एग्जाम की भी तैयारी करना तो आपको ऑटोमेटिक बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से जिस कोर्स की भी आप जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करना चाहते हैं, उस कोर्स को आप डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। और जब डायरेक्ट वहां से कोर्स परचेज करिए तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड करिए, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, उत्तर प्रदेश में पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको टीआरई का बैच मिल जाएगा, बिहार में सेट और बेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड में पीजीटी, झारखंड में जेट की परीक्षा के लिए भी आपको बैच मिल जाएगा। आपको D++ भी अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं के भी बैच मिल जाएंगे। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करते हैं अपने सेशन की तरफ, और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि मौद्रिक मजदूरी दर में कटौती केन्सियन विचार के अनुसार श्रम के लिए रोजगार के अवसर को नहीं बढ़ाता है। क्यों नहीं बढ़ाता है, चलिए बताइए। तो देखिए, अब हाँ, तो अब अगर जो आपने थियरी पढ़ा होगा, आपने साम्य के सिद्धांत को पढ़ा होगा, तो सबसे पहले आपको याद आने चाहिए पीगू साहब। ठीक है, पीगू साहब। पीगू ने क्या कहा, पीगू ने ये कहा कि अर्थव्यवस्था में एक तो बेरोजगारी होती नहीं है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, लेकिन किसी कारणवश अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ रही है, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मौद्रिक मजदूरी में कटौती करना चाहिए। मौद्रिक मौद्रिक मजदूरी में कटौती करना चाहिए, और मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके रोजगार के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी पीगू के द्वारा। ठीक है, तो पीगू ने कहा था कि एक तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती नहीं है,
और अगर किसी कारणवश बेरोजगारी आ जाती है तो हम मौद्रिक मजदूरी अर्थात जो मजदूर को मजदूरी देते हैं उसकी मजदूरी में कटौती करके रोजगार के स्तर को बढ़ा सकते हैं और अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यहीं पे फिर जब किन्स साहब आते हैं तो इनकी बात का खंडन कर देते हैं। किन्स साहब कहते हैं कि हे पीगू साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, लेकिन वास्तविक जगत में तो ऐसा देखने को मिलता है कि लाखों श्रमिक ऐसे हैं जो प्रचलित मजदूरी दर पे कार्य करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको कार्य नहीं मिल रहा है। तो किन्स ने कहा कि अगर जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार प्राप्त करना है या रोजगार को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रभावी मांग बढ़ाना होगा। हमें क्या करना होगा, प्रभावी मांग बढ़ाना होगा। और प्रभावी मांग कहाँ पे बढ़े, प्रभावी मांग कहाँ पे होता है, जहां समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि इससे प्रभावी मांग नहीं बढ़ती है, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो यहाँ पे पीगू और किन्स दो लोगों की थियरी आप मिक्स करके इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे थियरी अगर जो आपने पीगू को पढ़ा है, किन्स को पढ़ा है तो बहुत आसान है, नहीं पढ़ा है तो बहुत कठिन है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन केल्सियन उपभोग फलन के लिए सत्य नहीं है। केल्सियन उपभोग फलन के लिए सत्य नहीं है। तो किन्स साहब ने जो अपना उपभोग फलन का सिद्धांत दिया था उसमें क्या बताया था, उसमें यह बताया था कि एक व्यक्ति की आय जितनी तेजी से बढ़ती है, जब किसी उपभोक्ता की या जब किसी व्यक्ति की आय जितनी तेजी से बढ़ती है उतना तेजी से उपभोग पर होने वाले व्यय में वृद्धि नहीं होती है। उपभोग व्यय में वृद्धि नहीं होती। जैसे मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये महीने का कमा रहे हैं तो 5,000 में 5,000 रुपये पूरा उपभोग कर लेंगे क्योंकि आपको रोटी कपड़ा और मकान की तो जरूरत ही है। लेकिन अगर जो आपके पास 5 लाख रुपए महीने का आने लगे तो जाहिर सी बात है कि अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी इनकम बढ़ गई, अब 5 लाख रुपए हो गई तो पांचों को 5 लाख रुपए आप उपभोग कर देंगे, कुछ तो बचाएंगे ना। तो यही बात किन्स साहब कहते हैं कि जब एक उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो जितनी तेजी से आय बढ़ता है उतनी तेजी से उपभोग की दर में वृद्धि नहीं होती है। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सीमांत प्रवृत्ति औसत प्रवृत्ति से क्या होता है, अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कौन सा गलत है। तो गलत यही तो होगा ना कि सीमांत प्रवृत्ति औसत प्रवृत्ति से अधिक होगा, अधिक कहाँ होता है। अगला, कि क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर आय, उपभोग और बचत को विभाजित करता है वह क्या है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को। बताइए ऑप्शन नंबर। ठीक, तो अगर जो क्लासिकीय समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो क्या कहा गया कि उपभोग और बचत किससे प्रभावित होता है। तो उपभोग और बचत ब्याज से प्रभावित होता है। क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र में क्या कहा गया था कि देखिए जो आपका उपभोग होगा और जो आपका बचत होगा ये ब्याज दर पे निर्भर करेगा। जहां पे पहली बात क्या कही गई थी कि देखिए जब आपकी जब आप कम ब्याज दर देंगे, आप कम ब्याज दर देंगे तो ऐसी स्थिति में आपका उपभोग और बचत बढ़ेगा। आपका उपभोग और प्लस बचत दोनों बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है, जब ब्याज की दर कम होगी तो उपभोग आप ज्यादा करेंगे क्योंकि आप कम ब्याज दे रहे हैं, और बचत भी आपका बढ़ेगा। ब्याज कम रहेगा तो बचत आप ज्यादा कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी ठीक होगी कि जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ज्यादा होता है, ब्याज दर ज्यादा होता है तो इसके कारण उपभोग और बचत में कमी आती है। उपभोग प्लस बचत में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि क्लासिकल समष्टि अर्थशास्त्र में जो चर आय और उपभोग, जो चर आय को उपभोग और बचत में विभाजित करता है वो है ब्याज। और क्लासिकल अर्थशास्त्री यही तो कहते हैं ना कि अगर ब्याज की दर ज्यादा होगी तो बचत का दर कम होगा, और अगर जो बचत की दर कम हो, अगर जो ब्याज का दर कम होगा तो बचत ज्यादा होगा। सो ऑप्शन नंबर डी। अगला,
कि जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है। यहां से एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, बताइए। हाँ, एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, क्या उत्तर आ रहे भाई? ऑप्शन नंबर, ये बच्चों वाली बात है, आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि मुद्रा की पूर्ति को कम या ज्यादा करने के लिए आरबीआई खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय बैंक ये नहीं चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए। अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी तो कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी तो मुद्रास्फीति आ जाएगी। तो देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसको, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न आपके पेपर में यहाँ से पूछता है अक्सर। तो देखिए केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय कर रहा है। तो जब प्रतिभूतियों का विक्रय आरबीआई कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा का प्रवाह अब किसके पास चला जा रहा है? आरबीआई के पास चला जा रहा है, क्योंकि वो तो बेच रहा है। तो जब बेच रहा है तो मुद्रा उसके पास जाएगा ना। तो जब प्रतिभूतियों का विक्रय होगा तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी, मुद्रा की पूर्ति में कमी आएगी। और ऐसा कब किया जाता है? ऐसा तब किया जाता है जब मुद्रास्फीति से आपको निजात पाना होता है, मुद्रास्फीति से छुटकारा आपको पाना होता है, तब ऐसा किया जाता है, छुटकारा। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ प्रतिभूतियों के क्रय करने का मतलब ये होता है कि आप अब प्रतिभूति को क्रय कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि प्रतिभूति अपने पास रखेंगे और मुद्रा को रिलीज करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब प्रतिभूतियों को आप क्रय करेंगे तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। और मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, क्रय शक्ति बढ़ेगी तो लोगों की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगा तो पूर्ति भी बढ़ेगा। और अमूमन ये कब कब देखने को मिलता है? जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इस प्रश्न पे आते हैं कि बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है। तो अभी तो मैंने बताया कि प्रतिभूतियों का विक्रय करेगा तो मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी, और मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाएगी तो मुद्रास्फीति से छुटकारा होगा। अब देखिए मुद्रा की पूर्ति में जब कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा की तरलता में कमी आ जाएगी और ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर जी कैसे? तो देखिए अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में कमी आती है, तो जब मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो लोगों के पास पैसा कम होगा। तो लोगों के पास जब पैसा कम होगा तो लोग ऋण ज्यादा मांगेंगे, ऋण की डिमांड ज्यादा करेंगे, और ऋण की डिमांड ज्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्याज दर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ब्याज दर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगला, कि एक वस्तु के संदर्भ में सरल बाजार संतुलन मॉडल का अवलोकन करिए और अवलोकन करके बताइए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो देखिए पहली बात तो ये कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहली बात ये कहा जा रहा है कि जो वस्तु की मांग होती है ना, वो कीमत और आय पे निर्भर करती है। बिल्कुल बात ठीक है भाई, कि अगर जो आपकी इनकम में वृद्धि होती है, आपका आय बढ़ता है, तो आप वस्तुओं की मांग को बढ़ाते हैं, देयर इज नो डाउट। वही दूसरी तरफ बात तो ये भी सही होती है, पहली बात ये ठीक है, बात ये भी सही होती है कि अगर जो वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो आप क्या करते हैं, वस्तु की मांग को कम कर देते हैं। तो ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है। पूर्ति कीमत पर निर्भर करता है, बिल्कुल ठीक है। अगर जो आपको ज्यादा कीमत मिलेगा तो आप ज्यादा उत्पादन करना चाहेंगे। और बाजार संतुलन कब होता है? तब होता है जब मांग और पूर्ति बराबर होती है, तो अद्वितीय बाजार संतुलन स्थापित होता है। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है। मुद्रा एक परिसंपत्ति है जिसकी मांग किस पे निर्भर करती है भाई? हाँ, तो इजी सी बात है, आप देखे होंगे कि मुद्रा अलग अलग होता है। जैसे 5 रुपए की नोट की अलग वैल्यू होती है, 10 रुपए की नोट की अलग वैल्यू होती है, 50 रुपए की नोट की अलग वैल्यू होती है, 100 रुपए की नोट की अलग वैल्यू होती है, 200 रुपए की नोट की अलग वैल्यू होती है। तो मुद्रा क्या है? एक परिसंपत्ति है जिसकी मांग किस पे निर्भर करती है? उस आय पर जो धारक को प्राप्त है। इसीलिए जब आप नोट देखते हैं तो जब नोट आप लेते हैं तो वहां पे कुछ ऐसा लिखा रहता है ना
कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, या मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। जितने रुपए की नोट होती है उतना लिखा होता है। क्यों ऐसा लिखा होता है? इसलिए होता है क्योंकि इस मूल्य की किसी भी वस्तु को आप अगर जो परचेज करना चाहते हैं तो इस मुद्रा को दे करके उसके एवज में आप वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। और मुद्रा कोई नोट लेने से कोई आपको मना नहीं कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति लोच होती है। मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच होती है। कब होती है भाई, ये बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर, तो अब इजी सी बात है, इजी सी बात है ये। अगर जो आपने किन्स को पढ़ा है तो आप जानते होंगे, किन्स साहब ने तरलता जाल का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत क्या कहा था कि देखिए, जिसके अंतर्गत किन्स साहब ने क्या कहा था, यही तो कहा था ना कि देखिए अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है, तो मुद्रा पूर्ति बढ़ने के कारण ब्याज दर में एक निश्चित सीमा तक तो कमी आती है, लेकिन ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही कम हो सकती है। ब्याज की दर कभी भी जीरो या निगेटिव अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि इस बात का जो तक है कि ब्याज दर और नीचे नहीं लाया जा सकता है, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला कि स्फीति का कारण क्या है? अर्थव्यवस्था में स्फीति, स्फीति मतलब महंगाई। महंगाई का कारण क्या है भाई? महंगाई का कारण क्या है? तो देखिए महंगाई का कारण क्या है, और महंगाई का मतलब कि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है। तो वस्तु की कीमत कब बढ़ती है? जब किसी वस्तु की मांग बाजार में ज्यादा होती है और उस वस्तु की पूर्ति अर्थात उत्पादन उस वस्तु का कम होता है, तब जाकर के वस्तु की कीमत ज्यादा होती है। तो अब बताइए ऐसे कौन कौन से कारण है जो मांग को ज्यादा करते हैं और पूर्ति को कम करते हैं? तो देखिए आय में वृद्धि के द्वारा, बिल्कुल ठीक है, जब आपकी आय बढ़ती है, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी क्रय शक्ति बढ़ती है। जब आपकी क्रय शक्ति बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, वस्तुओं की मांग को बढ़ा देते हैं, और मांग के अनुसार अगर जो पूर्ति में वृद्धि नहीं होता है तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हम कहते हैं महंगाई आ गया है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो पहली बात ठीक है, बढ़ती हुई मांग के अनुरूप पूर्ति का न होना, वही तो मैं बोल रहा था ना, ये वाली बात कि अगर जो मांग ज्यादा होगी पूर्ति कम होगा तो महंगाई आएगी। और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक असंतुलन है, क्योंकि हम अपने सभी संसाधनों का ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और जब ठीक तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब कि हम अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, और जब क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी पूर्ति कमी तो हो जा रही है ना। तो उपरोक्त तीनों जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है तथा मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त है, दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर जो आप प्रीवियस ईयर को देख रहे होंगे तो वहां पे एक बार नहीं अलग अलग परीक्षाओं में बहुतों बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, मतलब मुद्रास्फीति के समय क्या आता है, अर्थव्यवस्था में महंगाई आती है। क्या आती है? महंगाई आती है। लेकिन इसकी अच्छी बात ये होती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा होती है, लोगों के पास पैसा होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होती है। लेकिन अगर जो मुद्रा के संकुचन की बात करते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था में क्या आती है, मंदी आती है। मंदी आती है, और मंदी आती है इसका मतलब कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो गई है, ठीक है, मांग व क्रिया कम हो जाएगा। मांग और पूर्ति की मांग और पूर्ति क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये बताइए कि आप महंगाई में जीना चाहेंगे कि आप मंदी में जीना चाहेंगे? महंगाई में क्या होगा कि 1 लाख रुपए आपका इनकम होगा और पूरा का पूरा 1 महीने में आपको खत्म कर देना होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ मंदी में मान लीजिए कि आपकी इनकम 2,000 रुपए होगी, तो आप क्या कहेंगे? अगर जो मैं आपसे पूछूं कि आप महीने में, बचत आपकी कुछ नहीं होने वाली है, महीने में आप 1 लाख रुपए खर्च करना चाहेंगे कि आप महीने में 2,000 रुपए खर्च करना चाहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर जी खर्च करना ही है तो 1 लाख करेंगे, पूरा एसी से लेके कार तक लेकर के जितनी विलासिता की वस्तुएं सबका प्रयोग किया जाएगा।
तो महंगाई अर्थात मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है, जिससे आर्थिक विषमता बढ़ती है समाज में। लेकिन मुद्रा संकुचन से अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, और मंदी कभी भी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं हो सकती है। ये बात किसने कही थी? किन्स ने कहा था। अगला प्रश्न कि यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए, ये बहुत बार बताया हूं। चलिए बताइए। सुनीता गुप्ता जी, ज्योति चौरसिया जी, गोलू राज जी, राजकुमार प्रजापति जी, सर्वेश कुमार जी, जग्गू जी, रश्मि तिवारी जी, शुभांकर कश्यप जी, भास्कर पांडे जी, रूपा जी, सुनीता गुप्ता जी, सर्वेश कुमार जी, हरीश जी, विकास कुमार मिश्रा जी, नीलम कुमारी जी, तानू खान जी, अविका जी, राकेश जी। बहुत तेजी से सबका उत्तर आ रहा है। एकता यादव जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, सो इजी सी बात है। जितने लोग भी क्या बोलेंगे? ए बोलेंगे। अब देखिए बहुत सारे लोग इसको भी गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि थियरी नहीं पढ़े हैं। ये प्राथमिक घाटा है ना, मैं कितनी बार आप लोगों को बताया हूँ कि प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है। कॉपी पेन पास में लेकर के रखते नहीं है, लिख लिया करिए। कुछ कुछ चीजों को लिखने का प्रयास करिए। राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है? राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, और उसमें से क्या कर देते हैं? ब्याज को घटा देते हैं, ब्याज की दर को घटा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्नलिखित उपायों में से कौन सा मौद्रिक नहीं है? हाँ बताइए भाई। देखिए जो भी है अपना सही नाम मेंशन करिए, तभी नाम पढ़ूंगा मैं। जो नाम बदल के आते हैं उनका नाम नहीं पढ़ूंगा मैं। ऐसा ऐसा नाम जानबूझ के रख देते हैं कि मैं पढ़ूं तो हमको प्रॉब्लम हो है? क्या उत्तर आ रहा है? ये बच्चों वाला प्रश्न आ गया। बच्चों वाला है ना? ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो देखिए भुगतान असंतुलन को दूर करने के दो विधियां हैं। एक है मौद्रिक नीति और दूसरा होता है राजकोषीय नीति। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है मौद्रिक नीति और दूसरा क्या होता है? राजकोषीय नीति। मौद्रिक कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति वो बनाता है जो आपके देश का केंद्रीय बैंक है, अर्थात आरबीआई है। और इसके अंतर्गत क्या आता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा संकुचन, मुद्रा संकुचन, अवमूल्यन, मुद्रा संकुचन, अवमूल्यन, विनिमय नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण और विनिमय नियंत्रण और विनिमय मूल्यह्रास, मूल्यह्रास जिसकी बात हम लोग बहुत बार करते हैं, मूल्यह्रास। और राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या आता है, या जिसे हम लोग गैर मौद्रिक नीति बोलते हैं, राजकोषीय नहीं, इसे हम लोग गैर मौद्रिक नीति बोलते हैं। गैर मौद्रिक नीति मतलब जिसका संबंध आरबीआई से नहीं है। तो ये इसका ये गैर मौद्रिक नीति अब कौन अपनाता है? तो ये सरकार अपनाता है। ठीक है, सरकार, सरकार। और गैर मौद्रिक नीति में आयात प्रतिबंध आता है, आयात प्रतिबंध आता है। फिर क्या आता है? प्रशुल्क आता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला कि रिकार्डो द्वारा अपनाई गई निम्न मान्यताओं में से हैबरलर ने कौन सी मान्यता छोड़ दी? क्या उत्तर आ रहा है? कि रिकार्डो द्वारा अपनाई गई निम्न मान्यताओं में से हैबरलर ने कौन सी मान्यता छोड़ दी? क्या उत्तर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर, तो अब याद आना चाहिए। हैबरलर किसकी, रिकार्डो साहब किसकी बात करते हैं? तुलनात्मक लागत में भिन्नता के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक लागत के सिद्धांत को रिकार्डो ने दिया था। हैबरलर की बात करें तो हैबरलर औसत लागत की बात करते हैं। तो आपको यही बताना है कि कौन सी मान्यता रिकार्डो की जो हैबरलर ने छोड़ दिया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक है, बी बोल रहे हैं। तो देखिए हैबरलर ने
उत्पादन के दो साधन को माना। उत्पादन के दो साधन, उत्पादन के दो साधनों को इन्होंने माना। कौन कौन से? एक श्रम को माना और दूसरा पूंजी को माना, श्रम व पूंजी को। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागत श्रम की इकाइयों में परिकल्पित होती है। जैसे अगर जो आप हैबरलर को पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने यही कहा था ना कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। लेकिन जब रिकार्डो ने कहा था कि श्रम ही उत्पादन का साधन है। लेकिन जब हैबरलर साहब आते हैं तो कहते हैं नहीं, उत्पादन में दो साधन लगते हैं, एक श्रम लगता है और दूसरा पूंजी लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक गतिशील और विकासशील देश की विशेषता उसके द्वारा नव प्रवर्तन की दर से की जाती है, जिसमें क्या सम्मिलित होते हैं। अब देखिए कितना आसान सा ये प्रश्न है, लेकिन अगर जो आप थियरी नहीं पढ़े हैं तो फिर गलती होगी। देखिए आराम से पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक गतिशील एवं विकासशील देश की विशेषता है। एक गतिशील और विकासशील देश कब होता है? तभी तो होता है ना जब वो नए नए परिवर्तन करता है, वो नई नई टेक्नोलॉजी को लाता है। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, तो ये क्या करते हैं, ये नव प्रवर्तन करते रहते हैं। ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं जो टेक्नोलॉजी आज से पहले आई ही नहीं। तो उससे क्या होता है कि इससे उससे जब उनकी तकनीकी बेहतर होती है तो तकनीकी बेहतर होने के कारण उत्पादन का स्तर बढ़ता है, और उत्पादन का स्तर बढ़ता है तो फिर अर्थव्यवस्था में समृद्धि आती है। तो ऑप्शन नंबर जितने भी सी बोल रहे हैं सबका दिमाग कहाँ पे है? सी वाले दिमाग खाली है आप लोगों का, थोड़ा सा मेडिटेशन करो। नवीन वस्तुओं एवं उत्पादन प्रक्रिया की संख्या जो देश प्रतिवर्ष अपनाता है, मतलब नए नए आइडियाज, नए नए जो वस्तुओं का आप खोज करते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर जी सी होगा, तो देश के द्वारा आधुनिक तकनीकी के आयात करने की, आयात की नहीं बात होती है, आयात की यहाँ पे बात ही नहीं होती है। आप विकसित या विकासशील देश आयातित तकनीक से हो ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई आपको अपनी पूरी टेक्नोलॉजी देता ही नहीं है। जैसे अगर जो फाइटर जेट की बात करें, अभी आपने देखा तो रूस ने जो हमें बेचा है या अमेरिका ने जो हमें बेचा है, वो बहुत पुराना फाइटर जेट उन्होंने बेचा है। अभी वर्तमान में उनके पास बहुत अत्याधुनिक तकनीकी आ गई है, लेकिन जो वो हमें देते हैं वो इतना पुराना देते हैं कि जब अगर जो हम उनसे लड़ने जाएंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी में और हमारी टेक्नोलॉजी में कोई मैच ही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र का संबंध किससे है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रस्ताव वक्र का संबंध किससे है? ठीक है, तो प्रस्ताव वक्र किसने दिया था? मार्शल और एजवर्थ ने दिया था। कहाँ पे है भाई मार्शल एजवर्थ? ऑप्शन नंबर सी में है ना। और किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। किसी देश का प्रस्ताव वक्र उस सापेक्ष वस्तु की कीमत को निर्धारित करता है जिसपे वो देश व्यापार करता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि हेरड का विकास मॉडल कुछ मान्यताओं पे आधारित है। वो कौन कौन सी मान्यताएं हैं बेसिकली आपको बतानी है। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है, जहाँ पे एक रणनीति के तहत मेरी खुद के द्वारा आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का कंटेंट दिया जाता है, ताकि कम समय में आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे, और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है। एक बार अगर क्रम से आप थियरी को पढ़ लेते हैं तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिक आप सही करने लगते हैं। और अगर जो आपकी थियरी कंप्लीट नहीं है तो बहुत आसान आसान प्रश्न भी गलत हो जाता है। जैसे ये प्रश्न है, अभी आप हो सकता है कि कॉपी पेस्ट करके एक दूसरे के उत्तर को देख के कर लें, लेकिन अगर गहनता से आपने हैरेड डोमर को नहीं पढ़ा है तो फिर एग्जामिनेशन हॉल में ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको थियरी पढ़ाई जा रही है, वहां पे थियरी पढ़िए। आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। मेरी खुद की हैंडराइटिंग का मैं नोट्स दे रहा हूँ, आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है।
लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट कोर्स नहीं परचेज कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी इंक्वायरी है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगला हाँ, अगला क्या उत्तर आ रहा है? तो बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं। तो देखिए, हैरड ने जो मॉडल दिया था उसमें क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। अब उनकी मान्यता आपको याद आनी चाहिए, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि बंद है, अर्थव्यवस्था क्या है, बंद है और सरकार के हस्तक्षेप का अभाव है, मतलब सरकार का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो एपीएस होता है वो एमपीएस के बराबर होता है और सीमांत बचत प्रवृत्ति जो होती है वो स्थिर होती है, ब्याज की दरों में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, सामान्य कीमत स्तर भी क्या होता है, स्थिर होता है। तो चलिए देखते हैं कि अर्थव्यवस्था बंद तथा सरकारी हस्तक्षेप के है, बिल्कुल ठीक है, बिना सरकारी हस्तक्षेप की है, अर्थात सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकी उन्नति होती है, नहीं भैया, तकनीकी को उन्होंने स्थिर माना था, तकनीकी को स्थिर माना था। उत्पादन स्थिर उत्पादन सिद्धांत के अंतर्गत होता है, ठीक है, और श्रम आपूर्ति एक निश्चित दर से बढ़ती है, ये भी सही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं 1 3 4 ठीक है। अगला, आर्थिक विकास का सबसे सही मापक क्या है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? इस प्रश्न का उत्तर करिए। आर्थिक विकास का सबसे सही मापक क्या है? आर्थिक विकास का सबसे सही मापक, क्लास पे ध्यान दीजिए, इधर उधर की बातों पे फोकस ना करिए, है ना, इधर उधर की बातों पे फोकस नहीं करिए भाई, क्लास पे देख ध्यान दीजिए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, देखिए, जो माँ होती है ना, उनको लगता है कि उनका लड़की या उनका लड़का सबसे बेहतर वही है, और जो बहन होती है ना, उसको भी लगता है कि उसका भाई जो है ना वो द बेस्ट है। तो मतलब वो किसी की भी बहन हो, किसी का भी भाई, सबको लगता है कि मेरा भाई या मेरा बेटा या मेरा बेटी बहुत अच्छा है, है ना, एक लगाव होता है। प्रश्न पे कंसंट्रेट करिए, आर्थिक विकास का सबसे सही मापक क्या होता है? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है कि अर्थव्यवस्था में अनुकूल संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर होती है। तो देखिए, आर्थिक विकास कहाँ पे देखने को मिलता है? विकासशील देशों में देखने को मिलता है, विकासशील देश में देखने को मिलता है। और आर्थिक विकास का सबसे बड़ा सूचक ये होता है कि उस देश में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, सब में सुधार होता है, साथ ही साथ मानव के कल्याण में बेहतरी होती है। और आर्थिक समृद्धि की अगर जो बात करें, आर्थिक समृद्धि, तो आर्थिक समृद्धि विकसित देशों में देखने को मिलती है। ये कहाँ पे देखने को मिलती है? विकसित देशों में देखने को मिलती है, विकसित देश में देखने को मिलता है। और विकसित देश में आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा द्योतक क्या होता है? तकनीक होता है। क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि हैरेड मॉडल में जब जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू लेस देन जी 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 के होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ठीक, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ऑप्शन नंबर, कि हैरेड मॉडल में जब जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू, थोड़ा आराम से करिएगा, मिस प्रिंट दिया गया है, जी डब्ल्यू नहीं होना चाहिए ना, जी जी नहीं होना चाहिए, जी एन होना चाहिए। कर्ण बिंदु क्या होता है? जी ए इज इक्वल टू
जी एन इज इक्वल टू जी डब्ल्यू। यहाँ पे क्या होता है, अर्थव्यवस्था स्वर्ण युग में होता है और यहीं पे क्या होता है, पूर्ण रोजगार होता है। क्या होता है, पूर्ण रोजगार होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में श्रम के पूर्ण रोजगार की स्थिति अभी नहीं है, मतलब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति अभी विद्यमान नहीं है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सब रट्टा मार के बोल रहे हैं, ये वाले इतना रट्टा मारोगे तो कैसे काम चलेगा। ऑप्शन नंबर सी। तो हैरेट मॉडल में जब G इज इक्वल टू जी डब्ल्यू लेस देन जी एन के होता है तो इसका अर्थ होता है श्रम के पूर्ण रोजगार की स्थिति, श्रम पूर्ण रोजगार की स्थिति में नहीं है। और यहाँ पे जी ए क्या होता है, जी डब्ल्यू क्या होता है, जी एन क्या होता है, इसका पूरा आप लिख करके हमको बताइए कि जी ए को क्या बोलते हैं, जी डब्ल्यू को क्या बोलते हैं, जी एन को क्या बोलते हैं। अगला कि व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के हित के विपरीत बदलने की रही है, ये विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। क्या उत्तर आ रहा है, देखिए व्यापार शर्तों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के हित के विपरीत बदलने की रही है, इस विचार को किसने बचाया, तो प्रेविस सीगर के द्वारा कहा गया। इसमें इन्होंने क्या कहा, इसमें इन्होंने ये कहा कि देखिए जब कोई एक विकासशील देश, जब कोई एक विकासशील देश, जब कोई एक विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है, विकसित देश से व्यापार करता है तो विकासशील देश कच्चे माल का ही तो निर्यात करेगा ना, कच्चे माल का निर्यात करेगा, क्योंकि विकासशील देश के पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, तकनीक तो है नहीं, इनके पास तकनीक है नहीं। और तकनीक किसके पास है, विकसित देश के पास है, तकनीक इसके पास है। तो जो विकासशील देश होंगे ना वो कच्चे माल का निर्यात करेंगे, और कच्चे माल का निर्यात करेंगे तो विकसित देश विकासशील देश को कच्चे माल के लिए बहुत कम पैसा देंगे, लेकिन विकसित देश अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कच्चे माल से उपभोग योग्य वस्तुएं बनाएंगे और इसे मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगा बेचेंगे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, अर्थात जब विकासशील देश विकसित देश से व्यापार करता है तो विकासशील देश कच्चे माल का निर्यात करता है, और दीर्घ काल में एक समय ऐसा आता है कि विकासशील देश के पास कच्चे माल की भी शॉर्टेज पड़ जाती है, और जब कच्चे माल की कमी पड़ जाती है तो उस विकासशील देश के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि वो अब क्या करे, अब क्या निर्यात करे, वहां पे वो दरिद्र हो जाता है। यही बात और किसने कही थी, जगदीश भगवती ने भी बोला था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, थोड़ा आराम से करिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, एक प्रश्न इकोनॉमिक्स के पेपर में पूछा जाता है, यहाँ से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है। मैं एक लाइन में बताऊंगा, आप फिर जिंदगी में दोबारा इसे भूलेंगे नहीं, बस मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा क्या। और जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन ले रहे हैं आप स्क्रीनशॉट जरूर सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे आ रहा है, ताकि कंप्लीट बैच में आपको ऐड करा दिया जाएगा। हम्म, बोलिए भाई। ए बी काफी विविधता आ रही है भाई। देखिए इजी सी बात है, जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, कमेंट करके आप लोग बताइए मुझे कि जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि कोई भी अर्थव्यवस्था है जब वो विकास करेगी तो जनसंख्या 3 स्तरों से होकर के गुजरेगा। पहला स्तर तो वो होगा जब जनसंख्या में परंपरागत समाज होगा, परंपरागत समाज मतलब मांग व पूर्ति नहीं होगी, और शिक्षा होगी मतलब शिक्षित कम लोग होंगे, और लोगों को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी, लोगों को क्या होगी, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी। तो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे, 10 बच्चे 12 बच्चे लोग पैदा करेंगे, ताकि उनको उनका माइंडसेट ये रहता है कि अगर जो हमारा 10 बच्चा होगा या 12 बच्चा होगा तो हमारा पड़ोसी हमारी जमीन पे कब्जा नहीं कर पाएगा,
हमारे पास 10-20 लाठी रहेगा और अगर जो कोई इधर उधर किया तो 10-20 लाठी निकाल करके फिर क्या कर लेंगे कि मार कर लेंगे और हमको कोई दबा नहीं पाएगा। लेकिन ये कब होता है? ये जब अशिक्षा होता है तब होता है। तो पहली कंडीशन में जन्म दर क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन चूंकि अशिक्षा होती है तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर भी ज्यादा होती है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन, जब अर्थव्यवस्था अब विकासशील अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर गया है तो अभी भी स्टिल निरक्षरता ज्यादा है, जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि हो रही है। लेकिन अब चूंकि विकासशील देश हो गया तो लोगों को अब बेसिक स्वास्थ्य का ज्ञान हो चुका है, और जब बेसिक स्वास्थ्य का ज्ञान हो गया है तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। तो जब जन्म दर ज्यादा होगा, मृत्यु दर कम हो जाएगा, तो यही होता है जनसंख्या विस्फोट। ये क्या होता है? ये दूसरा कंडीशन होता है, ये सेकेंड कंडीशन होता है। और तीसरा कंडीशन में जब अर्थव्यवस्था विकसित हो जाता है तो लोग सोचते हैं कि चलो यार एक बच्चा भी होगा या एक बच्ची भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और लोग शिक्षित भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय क्रिकेट टीम के एक कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। उनकी केवल एक लड़की है और उनके पास संपत्ति कितनी है? करोड़ों करोड़ की संपत्ति है, बहुत ज्यादा, हजारों करोड़ की उनके पास संपत्ति है, लेकिन केवल एक ही बच्चा है। तो अब लोग का माइंडसेट क्या हो गया कि चलो एक भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि सर जी ऊंची जन्म दर और ऊंची मृत्यु दर के कारण स्थिर जनसंख्या, इसको विस्फोट बोलते हैं और इसको जनसंख्या की आदर्श स्थिति बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आदर्श, जनसंख्या की आदर्श स्थिति। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? ऊंची जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये दूसरे नंबर का हो गया। और तीसरे नंबर का क्या हो गया? नीची जन्म दर और नीची मृत्यु दर के कारण स्थिर जनसंख्या। सो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। हाँ, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी, ये किसकी है भाई? ये किसकी है? एक प्रश्न पूछा जाता है आपके पेपर में, बताइए द स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी। तो ये किसने दिया था? तो ये दिया था लियोनतीफ साहब ने। ये किसने दिया था? लियोनतीफ ने दिया था। आगे बढ़िए। एशियन ड्रामा किसने दिया था? गुरनार मेडल। एशियन ड्रामा गुरनार मेडल। डास कैपिटल की अगर जो बात करें तो सॉरी, क्या है? प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल, ये रैगनर नर्स ने दिया था ना, ठीक है। और एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, यार ये गलत दिया है क्या? एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल ये किस पुस्तक में दिया गया था? फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। हाँ ये ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है? 4, 1, 2, 3 ठीक तो है। स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिकन इकोनॉमी लियोनतीफ साहब ने दिया था। लियोनतीफ विरोधाभास भी इन्होंने बताया था। एशियन ड्रामा गुरनार मेडल की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसके बारे में उन्होंने क्या बताया था बताइएगा। और प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल ये रैगनर नर्स के द्वारा, और एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल जे फॉर्मेशन इन अंडर। हाँ ठीक है। तो आप जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। 4, 1, 2 3 बोल रहे हैं ना? हाँ ठीक बोल रहे हैं। अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? बच्चों वाला प्रश्न है, रुकना जरूरी है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए। विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। और WTO की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार को बढ़ाया जाए, प्रभावपूर्ण मांग एवं रोजगार में व्यापक एवं प्रभावी रूप से वृद्धि किया जाए, विश्व में संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके, सतत विकास की धारणा को स्वीकार किया जा सके, जीवन स्तर में वृद्धि किया जा सके और पर्यावरण सुरक्षा भी किया जा सके।
तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारतीय रुपए का बाह्य मूल्य हाल के अवमूल्यन में किया गया। क्या उत्तर आ रहा है? चलिए, शिवम शर्मा जी, सुनीता गुप्ता जी, ललिता जी, निक्की खान जी, ब्रजेश गुप्ता जी, कुमारी सुंदरी जी, ललिता साक्य जी, नौसाद अली जी, रामपुरुष अनुरागी जी, प्रियांशु जी, सुनीता गुप्ता जी, भास्कर पांडे जी, प्रियम मिश्रा जी, रितु चौहान जी, राकेश जी, प्रदीप मौर्य जी, हरीश जी, रूपा जी, अक्षय जी, रश्मि तिवारी जी, गोलू राज जी, अवय जी से उत्तर आ रहा है। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दो भाई। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बच्चों वाला प्रश्न है ना, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? जब आपसे ये कहा जाए कि अवमूल्यन, तो अवमूल्यन अभी तक भारत में कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। भारत में 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कब से कब तक हुआ है? एक बार 1949, दूसरी बार 1966 और तीसरी बार 1991 में हुआ था। 1991 में रुपए का अवमूल्यन 2 चरणों में हुआ था, पूछा जाता है। ठीक है। और अवमूल्यन का मतलब क्या होता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है तो मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है। मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है, और मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो आपके निर्यात सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या होता है? सस्ता हो जाता है। और आयात पर क्या असर पड़ता है? आयात महंगा होता है। आयात महंगा होता है। तो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला बी बोल रहे हैं। बी क्यों बोल रहे हैं भाई? बी बोल रहे हैं, ए होना चाहिए ना। जुलाई का महीना था। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सकल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन की औसत वार्षिक वृद्धि दर सबसे अधिक थी? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? देखिए, जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप मेहनत से मेरी क्लास एप्लीकेशन पे जितनी भी क्लास है उसको ठीक से पढ़े हैं, यूट्यूब पे अगर जो आप मेरी लगभग 50 से 100 क्लास पढ़े हैं, आप पेपर दे के आइएगा, घुमा फिरा के यहीं से लगभग लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको इतनी तो चीज़ें मिल जाएंगी कि आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते आप अपनी तरफ से गलती ना करिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तो उनके दिमाग में खुराफात चलने लगता है, इधर उधर की बात सोचने लगते हैं। कुछ आस पास में बदमाश स्टूडेंट भी बैठ जाते हैं और वो बता देते हैं कि पेपर ही आउट हो गया है। अब जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो डिप्रेस हो जाता है। तो कभी भी पेपर देने जाइए तो अफवाहों के मामले से थोड़ा सा दूर रहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, सच्चाई तो देखिए यही है कि 80% लोग तो ऐसे हैं जो केवल अफवाह फैलाने के लिए। कंपटीटर तो केवल 20% होते हैं परीक्षा में, बाकी 80% तो फॉर्म भर दिए और अफवाह फैलाने में लगे। वो बस इसलिए फैला रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा एग्जाम और टल जाए, है ना। तो अफवाहों पे ध्यान ना दीजिए, बाकी फोकस रखिए। आपको फोकस रखना बहुत जरूरी है। फोकस रखिए, मेहनत से पढ़िए, सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, डायरेक्ट प्रश्न आप कहीं भी कोई भी पेपर को उठा लीजिए। एक नेट का यूजीसी का मैं अलग से कराता हूँ, बाकी आप टीचिंग से संबंधित कोई भी परीक्षा उठा के, कोई भी पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। क्योंकि मैं कुछ छोड़ता नहीं। मैं आपके पेपर में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। मॉडरेट लेवल के प्रश्न होते हैं, आसान लेवल के प्रश्न होते हैं और कठिन लेवल के प्रश्न होते हैं। और इस तीनों लेवल को मैं आपको कराता हूँ। ठीक है। और आज का जो सेशन चल रहा है ये मॉडरेट लेवल का प्रश्न, जहाँ पे मतलब मॉडरेट लेवल के जो प्रश्न आते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? चलिए, सो जितने लोग भी 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा किस पे बल दिया गया?
तो दिया सबसे ज्यादा बल दिया गया था मानव पूंजी के विकास पे और ऊर्जा पे। सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? अरे स्टैटिक्स भी करवा दूंगा यार, 2-4 दिन लगेगा, 2-4 क्लास में स्टैटिक्स इतना करवा दूंगा कि सब कवर हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? तो भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो 1978-79 में होती है और इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि गांवों का विकास गांव का विकास संपूर्ण रूप से हो, संपूर्ण रूप से हो, शिक्षा भी बेहतर हो, स्वास्थ्य भी बेहतर हो, परिवहन भी बेहतर हो। तो ऑप्शन नंबर बी। आप थोड़ा इस प्रश्न को सॉल्व करिए, मैं 1 सेकंड में आता हूं पानी लेके, ठीक है? 1 सेकंड में आता हूं। ठीक, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर सी सब बोल रहे हैं, कहीं कोई गलत तो नहीं कर रहा है? ठीक, तो जितने भी सी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है भैया। कि देखिए कोई भी फर्म या कोई भी उद्यमी जब उत्पादन करता है तो उसे 2 प्रकार की लागतों का वहन करना पड़ता है। उत्पादन लागत 2 प्रकार का होता है, उत्पादन लागत 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्थिर और दूसरा होता है परिवर्तनशील। स्थिर और दूसरा क्या होता है? परिवर्तनशील। परिवर्तनशील। तो देखिए स्थिर लागतें ऐसी लागतें होती हैं जिनका उत्पादन में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। जैसे एज अ उत्पादक आपको इन लागतों को वहन करना ही पड़ेगा। जैसे हम आपसे ये कहें कि आप अगर जो भूमि किराए पे लिए हैं तो आपको किराया तो देना ही पड़ेगा। अगर जो आप श्रमिक को रखे हैं तो श्रमिक को आपको मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी। तो आपको आपका जो उत्पादन हो रहा है उससे आपको हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है, डजेंट मैटर, मैटर इज दैट कि आपको ये लागत वहन करना पड़ेगा, किराया और मजदूरी देना पड़ेगा। और परिवर्तनशील लागत क्या होता है कि जैसे कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि हो गई, मजदूरी में वृद्धि हो गई, ठीक है? तो परिवर्तनशील लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो उत्पादन को प्रभावित करती हैं, जिसका संबंध उत्पादन से होता है। लेकिन स्थिर लागत ऐसी लागत होती है जिसका संबंध उत्पादन से नहीं, जिसका संबंध उत्पादन में वृद्धि से नहीं होता। अगला, सर जी आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत अब मेरी ठीक है, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ, तबीयत सही है। आई होप कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप लोगों की महामैराथन की क्लास एक लेनी है, 3 क्लासेस में महामैराथन की आप लोगों को दूंगा। एक आसान लेवल के सेशन को लेकर के आऊँगा, 6-6 घंटे की 3 क्लास लूँगा, 6 घंटे की 3 क्लास लूँगा, जिसमें पहली जो क्लास होगी जिसमें सभी बेसिक और आसान लेवल के प्रश्न होंगे, दूसरा मॉडरेट लेवल का लूँगा और तीसरी जो महामैराथन की क्लास लूँगा उसमें कठिन प्रश्नों को मैं सॉल्व कराऊँगा। ये तीनों कराऊँगा, 6-6 घंटे की क्लास होगी। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी मेरी तबीयत और ठीक हो जाए ताकि पूरी ऊर्जा के साथ क्लास को लिया जाए तो मज़ा आए, है ना? तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तबीयत ठीक है हमारी, पहले से बेहतर हूँ। हाँ, तो तैयार रहिएगा। मैं किसी दिन भी अनाउंस करूँगा, जिस दिन भी क्लास स्टार्ट होगी वो मैं अनाउंस करूँगा, है ना? क्या उत्तर आ रहा है?
एच एफ नाइट की बात हो रही है। नाइट साहब क्या कहते हैं? ये वाले सब गलत आप लोग कर रहे हो। प्रोफेसर नाइट साहब क्या कहते हैं कि एक उद्यमी जो होता है ना, वो अनिश्चितता के प्रतिफल के रूप में लाभ कमाता है। और एक मतलब उनके कहने का मतलब ये था कि जब एक उद्यमी किसी वस्तु का उत्पादन करने जाता है तो वो अनसर्टेन होता है, वो अनिश्चित होता है कि भविष्य में चल के उसे लाभ होगा कि हानि होगा। बट इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी वो वस्तु का उत्पादन करता है और जब वस्तु को बेचता है तो इसी अनिश्चितता के प्रतिफल के रूप में उसे लाभ की प्राप्ति होती है। तो इसमें केवल वे जोखिम आते हैं जिनका सांख्यिकीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और क्यों क्यों आप बताइए ना, क्यों ऐसा? क्योंकि ये गैर बीमा योग्य जोखिम की बात करते हैं, गैर बीमा योग्य जोखिम की बात करते हैं, जोखिम की बात करते हैं, ठीक है। और गैर बीमा योग्य कहते हैं ना कि अगर जो आप बीमा करा लेंगे तो इसका मतलब कि आप अनिश्चितता वहन नहीं कर रहे। बीमा करा लेंगे तब किस बात का अनिश्चितता वहन कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर बी। दिमाग कहाँ पे रह रहा है आपका? सभी लोग ए बोल रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, मैं इतना मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, मेरी भी तो उम्मीदें हैं कि हमारे स्टूडेंट टॉप करेंगे, रोज पढ़ते हैं, हमारी भी तो उम्मीद है ना। सोचिए लगभग 900 क्लास होने जा रही। यूट्यूब पे फ्री आपकास्ट में रोज 2-2 घंटे की क्लास लेता हूँ, लगभग 900 नंबर की क्लास होने जा रही। एप्लीकेशन पे इतनी सारी क्लास में लेता हूँ। आप पढ़िए तो कंटेंट तो मैं आपको इतना दूंगा कि इकोनॉमिक्स बच्चों का खेल हो जाएगा। जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं उनको खेल लगता भी होगा। वो बात अलग है कि सबकी लाइफ में कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग में फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं। कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको लगेगा यार मुझे क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोग भी मुझे लंबे समय से पढ़ रहे हैं, आप मुझे अपने ऊपर विश्वास रखिए, आपने इकोनॉमिक्स को बहुत पढ़ा है, बहुत समझा है और आप मशीन नहीं है कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ ही रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? तो यदि औसत आगम के लिए ए लिखा जाए, सीमांत आगम के लिए एम लिखा जाए और ई मांग की लोच है, तो इसमें से कौन सा सही फार्मूला है? तो मांग की लोच का फार्मूला क्या होता है? यही तो होता है m इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में E-1/E, यही तो होता है ना। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा, ए क्या है? औसत आगम, एम क्या है? सीमांत आगम और ई मांग की लोच। ये बहुत बार बताया हूँ। अगला कि बाह्य बचतों की अवधारणा को आर्थिक विकास के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? एक बार नहीं, बहुत बार ये प्रश्न आपकी पेपर में पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन, चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि बाह्य बचतों की अवधारणा को आर्थिक विकास के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने बताया? तो देखिए, बाह्य बचत का मतलब ये होता है कि जब कोई उद्योग है और उस उद्योग में नई फर्म एंट्री कर रही है और उसके कारण जब पुरानी फर्मों को लाभ हो रहा है तो उसे हम लोग बाह्य बचत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बिस्किट उद्योग है, एक बिस्किट उद्योग है, एक क्या है? बिस्किट उद्योग है, बिस्किट उद्योग है। तो बिस्कुट उद्योग में कौन कौन होगा भैया? बिस्किट उद्योग में आपका पार्ले जी है, पार्ले जी है, आपका ब्रिटानिया है, आपका पतंजलि का भी बिस्किट आता है। और अगर जो इसमें मान लीजिए कि आप एक बिस्किट की का फर्म स्थापित करते हैं या एक बिस्किट उत्पादन करते हैं जिसका नाम रखते हैं अनूठा बिस्किट, अनूठा बिस्किट। तो अगर अनूठा बिस्किट इस मार्केट में प्रवेश करता है, उद्योग में प्रवेश करता है, तो इस अनूठा बिस्किट के कारण जब पुरानी फर्में लाभान्वित होती हैं तो उसे ही बाह्य बचत कहा जाता है। और ये बात किसने कही थी? आर्थर यंग ने कही थी। और दूसरी बात इन्होंने बताई थी आंतरिक बचत की।
तो आंतरिक बचत का मतलब ये होता है कि जब कोई फर्म या उद्यमी अपने अंदर सुधार करता है तो उसके कारण जो लाभ में वृद्धि होती है उसे आंतरिक बचत बोलते हैं। अगला प्रश्न कि जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी मूल्य लोच शून्य होती है तो वे वस्तुएं कैसी कहलाती हैं? सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए और रोज आप लोगों की क्लास होती है शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। 7:10 पे आप लोग जुड़ जाया करिए क्लास में, ठीक है? क्या उत्तर आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर, जब दो वस्तुओं के बीच मांग की आड़ी लोच शून्य हो, तो मांग की आड़ी लोच शून्य होती है तो वस्तु क्या होती है? पूरक होती है। जैसे दो वस्तु है जिसका कोई आपस में संबंध नहीं, जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें रोटी, रोटी और एक रोटी कहूं और दूसरा मैं आपसे कहूं कपड़ा, कपड़ा, तो रोटी और कपड़ा का एक दूसरे से कोई संबंध है? रोटी का इस्तेमाल भूख मिटाने के लिए होता है, कपड़े का इस्तेमाल शरीर ढकने के लिए होता है। तो स्वतंत्र वस्तुओं के लिए क्या होगा? मांग की आड़ी लोच शून्य होंगी। पूरक वस्तु की बात करें तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? ये होती है आपकी ऋणात्मक। एक प्रश्न यहाँ से पक्का आता है। पूरक वस्तु जैसे मान लीजिए कार हो गया और पेट्रोल हो गया। कार और पेट्रोल पूरक वस्तु है क्योंकि एक दूसरे के बिना अस्तित्वहीन है। अगर जो कार की कीमत में वृद्धि हो रही है, कार की कीमत बढ़ रही है, तो लोग कार की मांग को कम करेंगे। कार की मांग को कम करेंगे तो पेट्रोल की मांग क्यों करेंगे? पेट्रोल की मांग ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। प्रतिस्थापित वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच कैसी होती है? धनात्मक होती है। जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया, चाय और कॉफी। तो सपोज करिए कि चाय की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो लोग चाय की मांग में कमी करेंगे। जब चाय की मांग में कमी करेंगे तो लोग क्या करेंगे? कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में मांग की आड़ी लोच इकाई से अधिक होती है। इकाई से अधिक क्यों होती है? क्योंकि जितनी तेजी से आपकी आय बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा तेजी से आप अपने उपभोग व्यय को करते हैं। अगला प्रश्न है कि आय व्यापार शर्त परिभाषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। आय व्यापार शर्त। अब आय व्यापार शर्त किसने दिया था? तो आय व्यापार शर्त डोरेंस ने दिया था। आय व्यापार शर्त की बात किसने की थी? डोरेंस ने की थी। क्या कहा था? क्या कहा था? कि आय व्यापार की शर्त को आयात करने की क्षमता के रूप में प्रतिपादित किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि जो व्यापार शर्त होगा वो पी एक्स अपान पी एम इंटू क्यू एक्स होगा, जहां पे क्या है? हाँ, सी बोल रहे हैं ना? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। हाँ, ऊपर आयात होता है, नीचे क्या होता है? निर्यात होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला कि अनुकूलतम प्रशुल्क वो है, बच्चों वाला प्रश्न है। अनुकूलतम प्रशुल्क क्या होता है भाई बताइए? जितेंद्र जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अनीस पंडित जी, गुंजा मौर्य जी, नरेश कुमार जी, प्रियम मिश्रा जी, देवेंद्र जी, ओम जी, विशाल जी, नौसाद अली जी, प्रियांशु जी, सुनीता शर्मा जी, मौर्य अयोध्यावासी जी, रेखा जी, रितु जी, राकेश जी, कुमारी सुंदरी जी, शिवम शर्मा जी, नीलम कुमारी जी, सभी लोग का बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। अब अगर जो हम इस प्रश्न की बात करें तो अनुकूलतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क होता है जिस शुल्क से सुलाभ अधिकतम हो। जैसे मान लीजिए कि हम पेट्रोल का आयात करते हैं दूसरे देश से, जो हमारा कुल उपभोग है उसका 80% हम आयात करते हैं तब दूसरे देश से मंगाते हैं, और सरकार अगर जो उस पर बड़े पैमाने पे प्रशुल्क लगा देगी तो उससे समाज के भारत में रह रहे लोगों के कल्याण में कमी आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये है। तो ऐसी स्थिति में सरकार और प्रशुल्क लगा देगी तो कीमत और बढ़ जाएगी। तो सरकार हमेशा और हमेशा जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जो नेसेसरी वस्तु होती है, उस पर कम से कम सरकार प्रशुल्क लगाता है ताकि लोगों को क्या हो सके? लोगों के कल्याण में वृद्धि हो सके, लोगों का सुलाभ बढ़ सके। सो ऑप्शन नंबर ए। अगला
अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ किया गया? कब अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ किया गया बताइए। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत गाजियाबाद के सिखोड़ा गांव में इसकी शुरुआत होती है अन्नपूर्णा योजना की। और कब होती है? 1999 2000 के संघ सरकार के बजट में। और इसका उद्देश्य क्या था? अन्नपूर्णा योजना चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि जो निर्धनों में सबसे निर्धन है उनको रोटी उपलब्ध करा जाए। निर्धन में जो निर्धन है उसको रोटी उपलब्ध कराया जाए, मतलब उसको खाद्यान्न सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है। और जो भी वृद्ध पेंशन नहीं पाते हैं उनको क्या किया जाए? उनको खाद्यान्न प्रोवाइड किया जा सके। अगला कि स्वस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया? खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए स्वस्फूर्ति का उद्देश्य, अब यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कौन? रोस्टो साहब याद आने चाहिए। आपको यहाँ पे कौन याद आना चाहिए? रोस्टो साहब याद आने चाहिए। उनकी पुस्तक याद आनी चाहिए, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। उसमें उन्होंने क्या कहा था कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, चाहे आज भारत है, चाहे अमेरिका है, रूस है, नेपाल है, कोई भी देश है, वो 5 चरणों से होके गुजरेगा। तो पहला चरण होगा परंपरागत समाज का। परंपरागत समाज अर्थात यहाँ पे क्या होगा? मांग और पूर्ति बहुत कम होगी, मतलब मांग व पूर्ति कम होगी, अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में होगी। दूसरा उन्होंने बताया आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था, आत्म पूर्ति से पूर्व की अवस्था। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत मांग व पूर्ति प्रारंभ होगा। तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, आत्मस्फूर्ति की अवस्था। अब यहाँ पे मांग व पूर्ति प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? चौथा अवस्था परिपक्वता की ओर अग्रसर। परिपक्वता की ओर अक्सर, अर्थात मांग और पूर्ति अब इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अर्थव्यवस्था परिपक्व हो रहा है। और पांचवा और अंतिम होता है अत्यधिक उपभोग या समृद्धि की अवस्था। समृद्धि की अवस्था, ठीक है, या अत्यधिक उपभोग की अवस्था। तो जैसे मान लीजिए जो अमेरिका जैसे देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो इस कंडीशन में है, पांचवी कंडीशन में है। और जो देश परंपरागत समाज में है वो क्या है? वहां पे मंदी चल रही है, अर्थात वो अल्प विकसित है। जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अफ्रीकी कंट्रियों में देखा जाए तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अभी भी ये स्थिति विद्यमान है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आत्मस्फूर्ति विकास का उद्देश्य किस योजना में अपनाया गया? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना में, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अर्थात हमने इस अवस्था को तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही अपना लिया था, ये तीसरी वाली को। हाँ ठीक है। अगला है कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा में होता है तो ये क्या दिखाता है? क्या उत्तर आ रहा है? जब मांग वक्र, अब फिर वही बात होगी कि आपको पूर्ण प्रतियोगिता याद आनी चाहिए कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ही तो मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ये उद्योग हो गया। उद्योग मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण करता है, और जो कीमत उद्योग के द्वारा निर्धारित होता है उसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है, Q1, Q2, Q3 क्वांटिटी में जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। तो ये क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इजी सी बात है कि जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा के रूप में होता है तो ये बताता है कि मांग की लोच अनंत है। अगला प्रश्न ये रहा कि यदि दो वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो वे वस्तु होगी। आपके पेपर में ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पे पूछे जाते हैं। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है, जहाँ पे हम लोग थियरी पढ़ते हैं। थियरी जरूर पढ़िए, क्योंकि जो लोग भी थियरी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो थियरी पढ़ रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों के सामने ही सारी बात बोलता हूँ। जो लोग भी थियरी पढ़ रहे होंगे उनको, जो लोग एप्लीकेशन पे मुझसे पढ़ रहे होंगे थियरी, उनको ये सारे प्रश्न बच्चों का खेल लग रहा होगा। अभी जो मैंने रिवीजन बैच स्टार्ट किया है उसमें अभी कितनी क्लास हुई है? 10 से 15 क्लास हुई है।
लेकिन अगर जो आपने केवल उस रिवीजन क्लास को भी पढ़ा है ना, तो जब मैं सेशन लेकर के आता हूँ तो देखिए बहुत सारे प्रश्न ईजिली आपके सही होते चले जाएंगे, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स को एक कहानी के रूप में आपको बताता हूँ, व्यवहारिक रूप में बताता हूँ। मेरा ये नहीं है कि इधर का बकर उधर गया, उधर का बकर इधर गया। मैं आसान भाषा में आपको बताता हूँ। बस आसान भाषा में एप्लीकेशन पे पढ़िए, नोट्स दिया जा रहा है, मेरी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स है, नोट्स से रिवीजन करिए। टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, गलती को पहचानिए, फिर उत्तर करिए, फिर जहां भी गलती हो रही है उसकी थियरी को पढ़िए, एप्लीकेशन पे नोट्स पढ़िए, उससे पढ़िए या वीडियो लेक्चर से पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए। जो गलती पहले हुई थी वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेक्ट सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। फीस बहुत कम है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। लगभग मैं आपको इकोनॉमिक्स की क्लास, थियरी की क्लास 240 क्लास में कंप्लीट कराता हूँ, है ना। तो उसके मुकाबले देखा जाए तो बहुत कम फीस है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर जो डायरेक्ट नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? बी सभी लोग बोल रहे हैं। तो अभी बता रहा था कि यदि दो वस्तुओं के लिए मांग की आड़ी लोच धनात्मक है, मांग की आड़ी लोच धनात्मक है तो पूरक वस्तु होगा, स्थापन वस्तु होगा ना। जैसे मान लीजिए कि स्थापन वस्तु का मतलब क्या हो गया, जैसे चाय हो गया और कॉफी हो गया। तो एट द सेम टाइम या तो आप चाय पीते हैं या तो आप कॉफी पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप दोनों पी लेते हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है ना कि व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, कॉफी लेना चाहेंगे कि चाय लेना चाहेंगे, तो आप कहते हैं कि हम चाय लेना चाहेंगे। लड़के चाय पीते हैं, लड़कियां कॉफी मांगती हैं। तो देखिए, अगर जो चाय की कीमत में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो जब चाय की कीमत बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, चाय की मांग को कम कर देंगे, और चाय की मांग को कम कर देंगे तो लोग कॉफी की मांग को बढ़ा देंगे। तो स्थापन वस्तुओं के लिए धनात्मक होता है। पूरक वस्तु जैसे कार और पेट्रोल की बात कर रहे थे, कार और पेट्रोल के लिए पूरक वस्तुओं के संदर्भ में ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैसे होता है, क्योंकि अगर जो सपोज करिए कि कार की कीमत में वृद्धि हो रही है, तो कार की कीमत बढ़ने के कारण कार की मांग में कमी आती है, कार की मांग कम होती है तो लोग पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, कार नहीं रहेगा तो पेट्रोल क्यों खरीदेंगे। तो जब कार की कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग कम होगी, कार की मांग कम होगी तो पेट्रोल की मांग भी कम होगी। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे से संबंधित जो नहीं होते हैं वो स्वतंत्र वस्तु होते हैं और इनके संदर्भ में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। अर्थात आपसे नंबर ए स्थापन वस्तु। अगला कि यदि वस्तु की कीमत 20 रुपए तथा मांग की लोच 2.5 है तो उत्पादक की सीमांत आय क्या होगी? क्या उत्तर आ रहा है भाई? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? जो लोग भी लाइक शेयर नहीं कर रहे यार, लाइक शेयर करते रहा करो। आप नहीं करोगे तो करेगा कौन? क्लास आप ही की तो है, आपके लिए ही तो मैं क्लास ले रहा हूं। तो आप नहीं करेंगे तो करेगा कौन? अभी हमने एक फार्मूला लिखा था, सीमांत आय का फार्मूला लिखा था। अर्थात किसका फार्मूला? एम आर का। तो एम आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में ई माइनस 1/E। यही होता है ना फार्मूला। एक सेकेंड, एम आर इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम आर इज इक्वल टू ए आर ब्रैकेट में 1-1/E। ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। तो चलिए, वस्तु की कीमत, तो देखिए जो ए आर होता है वो किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया कि ए आर क्या होता है, वस्तु की कीमत के बराबर होता है। तो देखिए, अब पुट कर दीजिए कि एम आर इज इक्वल टू ए आर का मान कितना आ गया, ए आर चूंकि कीमत के बराबर होता है ना, तो कीमत कितना है, कीमत 20 है, 20 है, ब्रैकेट में 1
1/E, ई कितना है 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 1.5 बटा 2.5, यही होगा ना, यही होगा ना। तो इसको जब क्या करेंगे, इसको आप चाहें तो इजीली ब्रैकेट को हटा दीजिए, दशमलव को हटा दीजिए, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ठीक है। तो क्या उत्तर आ रहा है 12 आ रहा है ना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। एम आर का मान कितना आ जाएगा, एम आर इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, इजी सी बात है। अगला, कि सीमांत लागत किससे स्वतंत्र होता है, सीमांत लागत किसके बराबर होता है। और 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ। आप समय से क्लास को रोज ज्वाइन किया करिए। अभी 2-3 दिन पहले एप्लीकेशन पे जब मैं रिवीजन करा रहा था आप लोगों को, तो इस बात को एक बार नहीं कई बार बताया कि सीमांत लागत औसत लागत से स्वतंत्र होती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो लोग पढ़ रहे थे, जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार नहीं कई बार बताया। ऑप्शन नंबर बी, स्थिर लागत से क्या होता है, सीमांत लागत स्वतंत्र होता है। सीमांत लागत क्या होता है, औसत लागत क्या होता है, सीमांत आय क्या होती है, ठीक है, औसत आय क्या होती है, ये सब दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, ये सब घूमना चाहिए। नहीं घूम रहा है तो घुमाइए, क्योंकि अगर जो नहीं घूम रहा है ना तो फिर इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी नहीं। तो सुन लीजिए, सीमांत लागत से आशय कुल लागत में परिवर्तन की उस मात्रा से है जो एक अतिरिक्त उत्पादन के इकाई के फलस्वरूप होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित असामान्य लाभ में हितोहित हो जाने का कारण क्या है। क्या उत्तर आ रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल में फर्म द्वारा अर्जित असामान्य लाभ के हितोहित हो जाने का कारण क्या है। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता दीर्घकाल में सबसे पहले तो सामान्य लाभ कमाता है, आपको पता ही है सामान्य लाभ। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता होते हैं, बहुत सारे विक्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है कि नहीं है। लेकिन इन केस सपोज करिए कि पूर्ण प्रतियोगिता में कोई एक ही फर्म है और वो लंबे समय तक जा रहा है। तो अगर कोई एक फर्म है और वो लंबे समय तक उत्पादन कर रहा है तो बाकी के लोग देखा देखी उस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करने लगेंगे, ठीक है। अर्थात उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश के अभाव के कारण, जब अगर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई फर्म अकेला रहेगा तो वो अप्रत्याशित लाभ तो कमा सकता है अगर जो कोई नई फर्म एंट्री न करे। लेकिन अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि जब कोई एक फर्म ज्यादा लाभ कमाती है तो देखा देखी बहुत सारे फर्म उसी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन करने लगते हैं। जैसे पानी के बॉटल की बात करें तो पानी का बॉटल कभी एक व्यक्ति ने ही तो इजाद किया होगा ना, उसका इन्वेंशन किया होगा ना। लेकिन अब देखिए कितने प्रकार के पानी के बॉटल चल रहे हैं और इस समय भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो पानी के बॉटल में हो रहा है ना। अगला, कि ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक चर है। आप अच्छे छात्र हैं तो आपको पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री याद आने चाहिए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री याद आने चाहिए। अर्थशास्त्री, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ब्याज दर का निर्धारण वास्तविक कारकों के द्वारा होता है, वास्तविक कारक, वास्तविक कारक के द्वारा, जैसे निवेश हो गया या ब्याज हो गया, ठीक है। वास्तविक, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बताते हैं कि ब्याज दर का निर्धारण वास्तविक कारक के द्वारा होता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा और आय के द्वारा होता है।
लेकिन जब 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आते हैं तो वो क्या कहते हैं, 9 प्रतिष्ठित, 3 बातें यहाँ पे ध्यान रखना है। 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री जब आते हैं तो 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि ब्याज दर का निर्धारण वास्तविक और मौद्रिक दोनों कारकों के द्वारा होता है। वास्तविक प्लस मौद्रिक दोनों कारकों के द्वारा होता है। और फिर जब आते हैं कौन, किन्स साहब, तो किन्स साहब कहते हैं कि ब्याज दर केवल और केवल मुद्रा के द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है। तो आपसे नंबर जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, तरलता अधिमान सिद्धांत, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ब्याज दर का निर्धारण वास्तविक कारकों से निर्धारित होगा। 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आते हैं तो कहते हैं कि ब्याज दर के निर्धारण में वास्तविक और मौद्रिक दोनों कारण इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो कहते हैं कि ब्याज दर केवल और केवल मुद्रा के कारण प्राप्त होता है और किसी कारण नहीं प्राप्त होता है। अगला, कि द्विक्षेत्रीय प्रारूप में आय का चक्रीय प्रवाह प्रदर्शित करता है। क्या करता है भाई, ऑप्शन नंबर, द्विक्षेत्रीय प्रारूप, चलिए ठीक। तो जो द्विक्षेत्रीय प्रारूप है ये घरेलू एवं व्यवसाय, घरेलू एवं व्यापारिक क्षेत्रों के बीच बहाव को बताता है, जिसमें घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत वो ये बताता है कि यहाँ पे श्रमिक, यहाँ पे मजदूरी मिलती है, लगान मिलती है और लाभ मिलती है। ध्यान से समझिएगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि घरेलू क्षेत्र में क्या मिलता है, पहले ध्यान से सुन लीजिए, सब कुछ भूल जाइए, मेरे शब्दों को सुनिए। घरेलू क्षेत्र में क्या मिलता है, श्रम, पूंजी, भूमि और सेवाएं। और फिर ये कहाँ पे जाता है, ये व्यापारिक क्षेत्र में जाता है, और जहां पे क्या होता है, वस्तु का उत्पादन होता है। और जब वस्तु का उत्पादन होता है तो उसके परिणाम स्वरूप मजदूरी, लाभ, लगान और ब्याज मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी जब, आपकी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में कब वृद्धि होगी भाई, बताइए। तो इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है कि अर्थव्यवस्था में जब कुल उत्पादन बढ़ेगा तभी तो आपकी वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय आय कब बढ़ता है, जब देश की उत्पादकता बढ़ती है, इजी सी बात है। अगला, कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान 10,000 करोड़, अप्रत्यक्ष कर 1,500 करोड़, सब्सिडी 800 करोड़ है, तो राष्ट्रीय आय का मान क्या होगा। कुछ को तो उत्तरे रट गया होगा इसको, क्योंकि ये प्रश्न मैं कई बार करवाया। किसको किसको रटा है उत्तर, तो इजी सी बात है भाई, राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मान 10,000 करोड़ दिया गया है, अप्रत्यक्ष कर 1,500 करोड़ दिया गया और सब्सिडी 800 करोड़ दिया गया है। तो राष्ट्रीय आय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है, राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला क्या होता है, तो एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, और प्लस क्या करते हैं, सब्सिडी को जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब पुट कर लीजिए, 10,000 करोड़ माइनस अप्रत्यक्ष कर कितना है, 1,500 करोड़, ठीक है, प्लस सब्सिडी कितना है, 800 करोड़ है। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो कितना उत्तर आता है, 9.300 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कि केन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास अधिक रखना पसंद करेंगे, जबकि वे उम्मीद करते हैं। बच्चों वाला प्रश्न है भाई। केन्स साहब ने कहा था ना कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, और जब विनियोक्ता को ऐसा लगता है कि वर्तमान में ब्याज की दर कम है तो वो मुद्रा की मात्रा को अपने पास रखता है और ये उम्मीद करता है कि भविष्य में ब्याज की दर में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला,
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केन्स के उपभोग फलन के लिए सत्य है। अब केन्स का उपभोग फलन, अभी जब पहला प्रश्न प्रारंभ किए थे तो वहीं पे बता रहे थे कि केन्स का उपभोग फलन ये बताता है कि जितनी तेजी से आपकी आय में वृद्धि होती है इतनी तेजी से आपके उपभोग व्यय में वृद्धि नहीं होता है, उपभोग व्यय में वृद्धि नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना। तो उपभोग में वृद्धि आय वृद्धि से कम तीव्रता से होती है। अगला, कि सामान्यतः व्यक्ति आय के एक निश्चित अंश को मुद्रा शेष के रूप में रखना चाहते हैं, ये स्टेटमेंट किससे संबंधित है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बताइए, बबीता जी, गुंजा जी, देवेंद्र जी, विजय जी, हरीश जी, शिवानी जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कैम्ब्रिज समीकरण के अंतर्गत ये बात बताई गई थी कि सामान्यतः व्यक्ति आय के एक निश्चित अंश को मुद्रा के शेष के रूप में अपने पास रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट दिए जाते हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैच में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ाई जा रही है। सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पूरी थ्योरी मेरे द्वारा ही पढ़ाई जा रही है। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप बहुत प्रकार के कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। और जब आप एक बार थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया चल जाता है कि कौन सी चीजें कहाँ से पूछी जा सकती हैं। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कंप्लीट मेरे द्वारा आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ थियरी पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी। आप खुद से सोचिए यार, प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ आपको आपका यहीं से कवर होने वाला है। बस आप ईमानदारी से सभी कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। बात करें एडमिशन की, तो लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। मतलब एक ही बार आपको फीस सबमिट करनी है। आप एक से ज़्यादा बैच में भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो जो लोग भी एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट कोर्स को परचेज करिएगा तो उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि आपको आपके बैच में ऐड करा दिया जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स के सभी बैच मिल जाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड। बिहार में आपको 4.0, 5.0 का बैच मिल जाएगा। सेट वेट का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, मध्य प्रदेश में वर्ग 2, मध्य प्रदेश में वर्ग 3, मध्य प्रदेश में सेट, उत्तराखंड में लेक्चरर, उत्तराखंड में एलटी, यूजीसी नेट, छत्तीसगढ़ में सेट, झारखंड टीजीटी, झारखंड पीजीटी, डे ट्रिपल एसपी, झारखंड में जेट की भी परीक्षा के लिए आपको बैच मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एमबीएस, केबीएस और अन्य परीक्षाओं की भी बैच मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप पढ़िए, आगे बढ़िए। कल मिलते हैं पहले एप्लीकेशन पे एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। फिर मिलते हैं यूट्यूब पे। तब तक के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए।